नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जनहित के कार्यों पर करोड़ों खर्च किए जाने के बाद भी अब वो सौगात अभिशाप बन जाए तो सवाल खड़े हो ही जाते हैं। टीवी 24 की खास पेशकश सुलगते सवाल में हम आज ऐसे ही मुद्दे पर प्रकाश डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र नेशनल हाईवे नंबर 13 से लगा सिरसा अंडरब्रिज भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है। ये ब्रिज बाहर से देखने में तो बड़ा ही भव्य नजर आता है, पर अंदर की हालत कुछ और ही बयां करती है। दिन के वक्त भी अंदर के घुप अंधेरे में जानलेवा गड्ढों से गुजरते लोगों को देखा जा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पटरियों पर बने रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने पर लंबे इंतजार से लोगों को राहत दिलाने लगभग 20 करोड़ की लागत से 600 मीटर लंबे इस अंडर ब्रिज का निर्माण पीडब्ल्यूडी और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अमृत भारत योजना के तहत जिसका उद्घाटन कर उसे आम जनता को समर्पित किया गया, पर पाटन ब्लॉक के 160 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला और कुल 6 रेल लाइनों को पार करने वाला ये अंडर ब्रिज लोगों के लिए सौगात कम अभिशाप साबित हो रहा है। इस सिरसा अंडरब्रिज को बनाए जाने के बाद आम जनता को सौंपे मात्र 18 महीने ही हुए हैं और ये ब्रिज जिम्मेदारों की अनदेखी की भेंट चढ़ चुका है। पुल को बनाना चाहेंगे। इसमें बहुत सारा गड्ढा है सर, और पानी वानी भरा जाता है इसमें, और हमेशा पानी भरा ही रहता है। गड्ढा है, खबीर खाबड़ है, कभी भी जाने का कोई शंका है। कई बार यहाँ कांड भी हुआ है। कभी कभी पानी भी भर जाता है तो गाड़ी निकालने में, छोटा बाइक में थोड़ा तकलीफ भी होता है, बहुत परेशानी जाता है। बड़ा बड़ा गाड़ी भी घुस जाता है, इधर उधर देखने में बहुत तकलीफ भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि कभी गड्ढे में घुस जाएंगे, गिर जाएंगे, संभलेगा कितनी संभलेगा, ऐसा भी लगता है। अभी बच्चे धर के भी आते हैं तो परेशानी हो जाता है। बड़े गाड़ी जैसे जाते हैं, पैदल वाले तो आना जाना बंद नहीं कर दिए हैं इधर से, क्योंकि इसका गंदा पानी जो है ना बड़े गाड़ी में छिटक करके कई लोगों को नहला देते हैं गंदा पानी से। ऐसा भाई छोटे छोटे गाड़ी वाले एक्सीडेंट हो गिरते हैं, वहाँ पे गड्ढा है और कई जने तो वो यहाँ पे मेरे सामने 2 जने मरे भी है, ट्रक से दबकर मरे हैं। एक आदमी बिजली करंट से भी मरे यहाँ पे। और पिछले समय लोकसभा चुनाव पहले मोदी जी के हाथ से उद्घाटन करा रहे करके पूरा चिक्कन किए, इसको इसी बना दिए थोक वाली ठेकेदार से। इसके बाद स्थिति और वही हो गया। ये ब्रिज बाहर से देखने में तो बड़ा ही भव्य नजर आता है, पर अंदर की हालत कुछ और ही बयां करती है। दिन के वक्त भी अंदर के घुप अंधेरे में जानलेवा गड्ढों से गुजरते लोगों को देखा जा सकता है। वाहन चालकों का सामना पानी से भरे गहरे गड्ढों से होता है। गड्ढों के पास पहुंचते ही अगर गाड़ी की गति पर ब्रेक नहीं लगा तो उछलकर गिरने का डर तो रहता ही है, और यदि पीछे से कोई ट्रक आ रही हो तो चपेट में आने से जान जाने का खतरा भी बना रहता है। शहर और गांव के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के हिसाब से महत्वपूर्ण इस ब्रिज से गिट्टी रेत से भरी बड़ी बड़ी ट्रकें और NSPCL, BSP और रेलवे के कर्मचारियों का दिन रात आना जाना लगा रहता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है, जहाँ पर चारों तरफ सिग्नल्स लगे हुए हैं, लाल पीले हरे नीले लाइटें जलती हैं। रुकना पड़ता है। उसके बाद जब वहाँ से लोग यहाँ के गांव की ओर जाने लगते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, और रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को बंद होने से घंटों इंतजार करके यहाँ से घंटों इन्हें कि अगर आधे घंटे अगर बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद जब क्रॉसिंग खुलती थी तो तब वो अपने गांव या अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाते थे। उसी से बचाने के लिए विकल्प के रूप में बाकायदा सौगात देते हुए इस बड़े से पुल को करोड़ों की लागत से बनाया गया। और जब यह सौगात लेकिन अब अभिशाप बन गया है कि अगर इस पुल के अंदर अगर जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी से भरे हुए, और साथ ही रिसती हुई दीवारें हैं, और लगातार वाहनों की 24 घंटे आवाजाही है। ऐसे में जनाब कोई अगर अपने परिवार के साथ इस पुल के अंदर से निकलेगा, गुजरेगा कहीं जाने के लिए, तो उसे जिंदगी और मौत के सफर के रूप में अगर कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि वह किसी मौत के सफर को पार करते हुए जिंदगी की नई दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। जी हाँ, यहाँ से निकलकर अब वो अपने शहर की ओर जाने की ओर अग्रसर हो जाता है। ब्रिज के अंदर अक्सर हादसे होते रहते हैं। पानी भरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत डूबने से हो गई थी, तो एक व्यक्ति की मौत करंट लगने से हो गई थी। वहीं 6 माह पहले 11वीं कक्षा का एक छात्र डंपर की चपेट में आने से उसका एक हाथ कुचला गया था। इसे बने लगभग 1.5 साल होने को हैं, पर इसके अंदर की स्थिति बेहद खराब है। लगातार दिन रात दोपहिया चौपहिया गाड़ियों सहित बड़ी बड़ी ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में छोटे बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं।
भारी वाहनों के साथ स्कूल की बस, एम्बुलेंस, सैकड़ों सवारी वाहने और हजारों दोपहिया चालक इस पुल को पार करते हैं। कुछ वाहन चालकों को, जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, उन्हें कई मरतबे जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करना पड़ता है। हर बार हादसे और मौत का डर सताता रहता है। लोग भी हैं जो संवेदनशील हैं और इन समस्याओं के बारे में बात भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम पारसनाथ सोनी है। भारत जी, आप यहाँ पर किस गांव के रहने वाले हैं और कितनी बार स्कूल का आना जाना करते हैं? जी, मैं यहाँ पे भिलाई 3 का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इस गांव में हमेशा मेरा आना जाना रहता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो रिलेटिव्स है वो यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे मैं यही पास में खूबचंद बघेल जो कॉलेज है वहाँ पे पढ़ता था, और यहाँ पे कुछ जो ग्रामीण लोग हैं वो सिरसा गेट से रोज आना जाना करते हैं कॉलेज के लिए। एक ये इसका मेन रीजन ये है कि वो पुल से ही आना जाना करते हैं डेली। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग भिलाई 3 वासी या जो भिलाई 3 के हैं, जो कुम्हारी के जो हैं, और जो दोनों तरफ के जो हो गए, जो मेन वो सेंटर जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो सेंटर्स रहते हैं वो पार्थिव कॉलेज उनको दिया जाता है, और इसी पुल के द्वारा हम वहाँ से आवागमन जो है वो करते हैं। तीसरी बात, और मैं इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कई लोग मतलब इस चीज़ को देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे 1-2 जन जो है उसकी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और हादसे तो अक्सर होते रहते हैं सर यहाँ। जैसा कि आपने सुना कि हादसे अक्सर होते रहते हैं, बावजूद प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार ये गड्ढे बनाने के बावजूद होते रहते हैं, पानी भरता रहता है, दीवारें रिसती रहती हैं। सुबोध तिवारी, टीवी 24 भिलाई। टीवी 20 तिवारी की रिपोर्ट। डेंजर अंडरब्रिज। जी हां, ये डेंजर अंडरब्रिज की संज्ञा इसे क्यों दी गई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या अब तक कोई कार्रवाई, कोई कदम इस दिशा में उठ पाया है, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे। लगातार कोशिशें जारी रहेंगी उनसे जुड़ने की, और हर संभव प्रयास रहेगा कि इस समस्या का समाधान हो पाए, न सिर्फ भिलाई 3 के निवासियों के लिए, बल्कि सिरसा गेट और तमाम आसपास के क्षेत्र से जिन लोगों का यहां से रोजाना आना जाना होता है, इस मुसीबत को पार करना होता है, उनके लिए हम आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। और सुलगते सवाल के माध्यम से हमारा प्रयास यही होता है कि हम जनसरोकार की बात करें। हमारे बहुत सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं जिस पर हमने जब जानकारी ली और वहां पर जाकर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग हमारे सहयोगियों ने की, तो उसका अंजाम भी देखने को मिला है। सीधा रुख कर लेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। सुबोध जी, सिर्फ 18 महीने का समय बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि जब लोगों को सौगात दी गई इतने अच्छे सुनहरे अंडरब्रिज की, जिसकी बरसों से उन्हें तलाश थी, एक इंतजार था, इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ये सिर्फ हाथी का दांत साबित हुआ है और अब तो जानलेवा बन चुका है। आखिर जो जिम्मेदार हैं वो इस पूरे विषय को लेकर क्या कहते हैं? क्या सिर्फ आम लोग यहां से गुजरते हैं, जिम्मेदार नहीं? देखिए, अगर हम अंडरब्रिज के बारे में बात करें तो भिलाई जो है, जो कि नेशनल हाईवे रोड से लगा हुआ एक ऐसा शहर है जहां पर दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। बात करें इस अंडरब्रिज की, रेलवे अंडरपास ब्रिज की, तो जिस तरीके से 4 साल पहले 2019-20 के आसपास इसे अनुमति मिली थी बनाने की, उस समय मात्र 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना था। मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, बनाने वाली ठेका एजेंसी और आगे तारीख पे तारीख लेती गई, वैसे वैसे बजट भी बढ़ता गया। एक बात समझिएगा कि 13 करोड़, माफ कीजिएगा 13 करोड़, उसके बाद जब यह कार्य पूरा होता है तब उस पर 20 करोड़ की लागत आ जाती है। इस तरीके से तकरीबन 7 करोड़ का नुकसान शासन को भुगतना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इसके बाद जब ब्रिज बनता है तो पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस ब्रिज का निर्माण किया जाता है, जैसा कि अमूमन हर रेलवे अंडरपास ब्रिज को लेकर ये प्रक्रिया होती है। अब जब ये ब्रिज बन गया तो इसकी शुरुआत, यानी कि जहाँ पटरी है ना, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, पटरी से ठीक पहले की स्थिति आप देखिए, यहाँ से जाने को लेकर जो ढलान है वो ठीक ठाक है,
और जैसे ही जब वहां बाहर निकलते हैं ब्रिज से उस पार, तो वो भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। लेकिन जब बीच की बात आती है, यानी कि जहां ऊपर में 6 लेन की पटरियां हैं, उसके नीचे की बात आती है, तो वहां पर लगातार पानी रिसता रहता है दीवालों से। इस कारण वहां हमेशा पानी भरा रहता है, और पानी भरे रहने की वजह से जो सीमेंट, कंक्रीट, डामर का बनाया हुआ जो लेयर है वह उखड़ने लगता है। डामर का दुश्मन पानी है, वैसे ही सीमेंट का दुश्मन शुरुआती निर्माण के समय में दोष जरूर है, उसके बाद फिर वह पानी ही उसे खराब करता है। तो कितना भी मजबूत स्ट्रक्चर हो, अगर बार बार पानी पड़ता रहे और भारी वाहन यानी कि टनों वजनी ट्रकें उसके ऊपर से गुजरती रहे, तो वह सड़क खराब हो जाती है। अब ऐसे में उसमें आधे फुट से लेकर 1.5 फुट तक के भी बड़े बड़े गड्ढे देखे जाते हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था तो है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गड्ढे बनते जा रहे हैं, उसकी मरम्मत को लेकर अभी तक न तो रेलवे ने ध्यान दिया, पीडब्ल्यूडी ने। पूछने पर बताया जरूर जाता है कि प्रयासरत है, प्रक्रिया जारी है, मरम्मत के लिए जो बजट है, निविदा के लिए जो ठेकेदार नियुक्त करने हैं, उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। मगर आज 18वां महीना है इस पुल को बने से उद्घाटित हुए, बावजूद इसके अब तक मरम्मत का एक इंच भी यहाँ पे वो हिस्सा देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि दिन रात 24 घंटे इस रोड से, अगर सुबह 7 से 11 बजे तक की बात करें, तो बड़ी बड़ी ट्रकें आना जाना करती हैं, स्कूल की बसें जाती हैं, एम्बुलेंस आना जाना करते हैं लगातार, क्योंकि 160 गांव और हर गांव के हजारों के ग्रामीण जो लगातार आना जाना करते हैं शहर की ओर अपने विभिन्न तरह के कामों को लेकर, और शहर के लोग गांव की ओर जाते हैं। तो ऐसे में कंजक्शन जो है ट्रैफिक का सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना की आशंका बराबर बनी रहती है। कुछ लोगों की जाने गई है, एक बच्चे का हाथ टूट गया ट्रक की चपेट में आने से। बावजूद इसके निगम अभी भी गहरी कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल। सुबोध जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो फासला है पूरा अंडर ब्रिज के अंदर का, वो कितने किलोमीटर का, कितने मीटर का होगा, और क्या स्थानीय संगठन ने भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस पूरे विषय को लेकर आवाज उठाई है, या फिर अब तक उन्होंने भी आंखें मूंदी हुई हैं? बात है, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये 6 लेन जो रोड है, 4 लेन रोड है, उसका एक चौक सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर लगातार ट्रैफिकों की आवाजाही है, स्कूल बस खड़ा है, ट्रकें खड़ी है, लोग आ रहे हैं, और लगातार रेड, ब्लू और ग्रीन सिग्नल बंद चालू हो रहे हैं। उसके अनुसार से ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिल रही है, सघन आवाजाही है। अब इसके बाद ये अंडर ब्रिज है जो ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और उसके बाद ये एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग है जिसे बंद कर दिया गया है। जैसे ही अंडर ब्रिज बना और बजट लगा, तो उसके बाद इस जो रेलवे क्रॉसिंग था इसे बंद कर दिया गया। पहले 4 लेन था, 4 लेन की पटरियां थी, अब 6 लेन की पटरियां हो गई। तो स्वाभाविक है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसे पार करने में जो भी व्यक्ति वाहन लेकर उस पार जाना चाहता है, उसे घंटों यहाँ पे खड़े की जरूरत पड़ जाती है। जब तक रेलगाड़ी गुजरेगी नहीं, तब तक क्रॉसिंग खुलेगा नहीं, और क्रॉसिंग खुलने के बाद भी जाम की स्थिति का सामना उसे करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो यहाँ से वहां जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से जरूरत महसूस की गई, तो 600 मीटर लंबे इस अंडर पासिंग ब्रिज की जरूरत महसूस की गई। सुबोध जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय एक स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके, हिमांशु यादव इनका नाम है। हिमांशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे फिर से करते। जी सुबोध, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 600 मीटर इसका फासला है, और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो निर्माण वाली एजेंसी है, जिसे टेंडर दिया गया होगा, नियम और शर्तें लिखी होती है कि इतने महीने तक, इतने सालों तक इसके पूरे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उस कंपनी संबंधित की होगी। लेकिन क्या उस कंपनी को भी यहाँ पर इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो आकर ताका झांकी करे, या फिर क्या कोई अंदरूनी मिलीभगत सामने आ रही जिससे कि जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे निर्माण वाली एजेंसी के खिलाफ? जिस निर्माण एजेंसी को ठेका मिला था उसने निर्माण कर दिया, और जब एमओयू होता है, हर साल के मेंटेनेंस की बात आती है, देखरेख की बात आती है, तो उसमें उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। ये लापरवाही अकेले ठेकेदार की नहीं होती, उस ठेके एजेंसी की नहीं होती, ये लापरवाही उस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भी होती है, जो ऐसे ब्रिजों के निरीक्षण पर नहीं निकलते, और निकलते भी हैं तो मात्र कुछ समय के लिए उनसे ताकीद की जाती है, निर्देश दिए जाते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह की कार्रवाई होने की बात दिखाई नहीं देती। जरूरत होने ऐसी, जबकि जरूरत ऐसी होनी चाहिए कि सुबोध जी, आपको फिर से रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण हिमांशु यादव जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं कि कब से इस पूरे अंडरब्रिज से आना जाना आपका होता है, किस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, और कितनी परेशानी यहाँ की स्थिति को देखते हुए होती है आपको?
हाँ सर, यहाँ से मैं ना बहुत दिन से गुजर, जब से बना तब से गुजर रहा हूँ। और रिनोवेशन का जो काम होता है वो रिनोवेशन का काम होता है ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने में, फिर वो एक पहले जैसे हो जाता है वो, फिर उसमें पानी भरना चालू जी, कीचड़, और वो रोड उखड़ने लगता है जी। हिमांशु जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या आप लोगों के माध्यम से भी इसकी शिकायत कहीं की गई है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी आप लोगों ने मुलाकात की है ताकि समस्या का समाधान हो पाए? हाँ जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक छात्र पूरब सारथी जुड़ चुके हैं जो कि खूबचंद कॉलेज से स्टूडेंट हैं। पूरब, बहुत ज्यादा परेशानी इस अंडरब्रिज की स्थिति को देखते हुए होती है, क्या वजह आप मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी थी और काम नहीं किया गया? हेलो जी जी, पूरब जी जी। टून का क्या आवाज आ रहा है? मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। पूरब, कितनी परेशानी यहाँ पर होती है इसकी स्थिति को देखते हुए? पूरब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, चलिए, इनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। सुबोध जी का हम रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, जो स्थानीय रहवासी है वो भी काफी परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां से लगातार हम देखते हैं कि जितने भी स्टेट लीडर्स हैं इनका भी आना जाना होता है, वो भी कभी ना कभी गुजरते होंगे। अब जब निर्माण वाली एजेंसी नहीं सुन रही है तो क्या अधिकारी भी नहीं सुन रहे इनके निर्देश और उसका पालन नहीं किया जा रहा और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा? बिल्कुल सही सवाल है कि एक बार ठेका जो कंपनी है उसे निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो शर्तें हैं लगातार मेंटेनेंस को लेकर, उस पर लापरवाही देखने को मिलती है और नोटिस जारी किए जाते हैं, सूचनाएं जारी किए जाती हैं, निरीक्षण किए जाते हैं, बावजूद इसके जो ठेका कंपनियां हैं वह अपने एक प्रकार से कहा जाए तो दबंगई के साथ वो यहाँ पे ऐसा काम करने के बाद निकल जाते हैं और न तो अधिकारियों की सुनते हैं न ही स्थानीय प्रशासन के जनप्रतिनिधियों के सुनते हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का काफिला गुजरा जो पाटन की ओर अपने गांव की ओर जा रहे थे और बेशक उनके भी रहते में उन्होंने ये जरूर महसूस किया होगा कि फिलहाल अभी ये सड़क की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, गंभीर है, खतरनाक है, जानलेवा है। जी बिल्कुल। पूरब का हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ एक छात्र जुड़ चुके हैं। पूरब, कितनी परेशानी इस स्थिति को देखते हुए होती है आप लोगों को यहाँ से गुजरने में? जी, रास्ते का सर आप तो सामने वीडियो देखे ही होंगे और लास्ट वीडियो जैसे मैं आपके सामने ही रास्ते का उपयोग न करके हो चुका है, उसके बाद भी लोग वहां से जाना एक बार उचित समझते, अंडरब्रिज से जाना उचित नहीं समझते। जी बिल्कुल, ये क्रॉसिंग करके तो जाते हैं पूरब, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से अंडरब्रिज की स्थिति है जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश के समय यहां पर पूरी तरह से जलभराव हो जाता है, ऐसे में आप भी अपने कॉलेज के लिए यहां से गुजरते होंगे, आपको कितनी परेशानियां होती हैं? सर मेरे अलावा तो और भी अन्य विद्यार्थी हैं जिनको परेशानियां उठाना पड़ता है और ये चौथा वर्ष है, लेकिन वो जो जैसे पानी भरने का समस्या वो तो एनी टाइम वहाँ लगा ही रहता है और ज्यादातर हम लोग जैसे कि सफर वहाँ से करना पसंद नहीं करते, मतलब पता है वहाँ परेशानी है और गड्ढे हैं तो फंस जाते हैं एकदम चक्के वक्के, कुछ समझ ही नहीं है बात। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़े गाड़ी भी फंस जाता है और वो ब्रिज के बनने से तो बड़ा गाड़ी आने का भी आवागमन ज्यादा हो चुका है, तो उधर परेशानी ही होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरब आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, छात्र भी काफी परेशान है क्योंकि सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ से छात्र भी गुजरते हैं जिन्हें कॉलेज समय से पहुंचना होता है। लेकिन आप एक बार अंदाजा लगाइए कि अगर कॉलेज का समय अगर 11 बजे का है, अगर छात्र यहाँ से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आधे पौन घंटे और वो अपनी क्लासेस के लिए लेट भी हो जाता है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार भोपाल चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं। चंद्राकर जी, बहुत ज्यादा परेशानी का सबब ये अंडरब्रिज बन चुका है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? कौन जिम्मेदार है कि अब तक ध्यान नहीं दिया गया और ये समस्या जस की तस बनी हुई है? जी गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी बोलिए। जी जी जी, आपकी बात रखें। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि परेशानी अब तक आप लोगों को इस अंडरब्रिज की वजह से भुगतनी पड़ रही है? गवर्नमेंट का है कि क्या रेलवे क्या परेशानी से क्या समझे सर? जी अब ये समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट साथ नहीं ले रहा है कि रेलवे अपना कुछ नहीं कर रहे, तो समझ में नहीं आया। चंद्राकर जी, आप स्थानीय दुकानदार हैं, आपको भी लगातार आपके भी
मालवाहक वाहन यहाँ पर आते होंगे आपकी दुकानों का सामान लेकर। क्या कभी कोई ऐसी घटना हो चुकी है या होते होते बची है जिससे कि कई बार बच गए हैं? क्या करो, बड़े बड़ा गाड़ी लगते हैं जी। रोड ऐसे 7-20-25 गाँव के लिए मात्र एक ही साधन है पार करने का। जी। आपके जो दुकानदार के और भी साथी हैं, क्या आप लोगों ने अपने माध्यम से भी कहीं पर इसके संबंध में कोई शिकायत की है ताकि समस्या का निदान हो सके? पिछले बार एक बार समस्या गड्ढा हुआ था, एक बार बनाया, हमारे 2-3 दिन से बंद कर दिया, फिर आने जाने परेशानी हुआ। हाँ। अब थोड़ा गड्ढा हुआ 3-4 दिन से बंद कर देता है, बहुत परेशानी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्राकर जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस समय विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा भी जुड़े थे, इनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारी अथॉरिटी इनके हाथों में होती हैं और कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं स्थानीय नागरिकों के कंपैरिजन में। सुबोध जी का हम फिर से रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, क्या इस संबंध में स्थानीय जो विधायक है उनसे भी स्थानीय लोगों की बात हो पाई है? क्या मीडिया उन तक पहुंचा है इस पूरी परेशानी को लेकर? उनका क्या रुझान है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जो विधायक अहिवारा विधायक है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी और यहाँ महापौर हैं निर्मल कोसरे जी, तो हालांकि इन सारी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराया जाता है, लेकिन चूंकि ये पीडब्ल्यूडी का मामला है, क्योंकि ये रेलवे विभाग का मामला है, तो ऐसी स्थिति में सिवाय एक पत्राचार करने वाली एजेंसी के अलावा ये और कुछ नहीं कर पाते। महापौर जी जरूर चिट्ठी लिखते हैं, अपने से जो वरिष्ठ क्रम के क्षेत्रीय विधायक है उनसे बात करेंगे, जो सांसद है विजय बघेल उनसे बात करेंगे, उन तक चिट्ठी पहुंचाएंगे। रेलवे विभाग है, अगर बिलासपुर डीआरएम की बात करें तो वहां तक चिट्ठी लिखी जाएगी। हो सकता है दूरभाष पर सीधी वार्तालाप भी होती हो और इस समस्या के बारे में जानकारी भी दी जाती रही हो, लेकिन चूंकि इनके हाथ में निर्माण और मरम्मत को लेकर कुछ भी नहीं रहता, न तो विधायक के हाथ में न महापौर के हाथ में, तब बात आ जाती है पीडब्ल्यूडी विभाग और बात आ जाती है रेलवे प्रशासन। तो यहाँ पर ही बात अटकती है कि जनप्रतिनिधि द्वारा दिए गए शिकायती पत्र को लेकर, लेकिन कहीं भी निराकरण की स्थिति नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, सिर्फ कागजी कार्रवाइयां ही होती हैं सुबोध जी, हम ये कह सकते हैं। ग्राउंड पर जाकर यदि मुआयना किया जाए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जितने जिम्मेदार विभाग हैं, जो उन पर बैठे हुए शीर्ष पद पर अधिकारी हैं, उन पर भी ये दबाव बनाया जाए, क्योंकि फिलहाल तो जिम्मेदारी उनकी ही है कि आपने इस पूरे अंडरब्रिज का निर्माण कराया, जो कंपनी मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, या तो आप उसे नोटिस दें, तामीली करें, ताकीद करें, और अगर तब भी बात नहीं बनती है तो सीधे तौर पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, ताकि आगे से किसी भी तरह का जो निर्माण कार्य होता है उसमें इस तरह की कंपनियों की कोई भी संलिप्तता पाई नहीं जाए। और कहीं ना कहीं सुबोध जी हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है जमीनी स्तर पर, धरातल पर, तो जो बाकी ठेकेदार है, बाकी एजेंसियां हैं, उन्हें भी एक सख्त संदेश दिया जाएगा कि अगर आप जनप्रतिनिधियों का अगर आप जनता का काम ले रहे हैं और अगर उसमें लापरवाही बरतते हैं, कोताही बरतते हैं, तो ये अंजाम आपका भी हो सकता है। बहरहाल हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं विधायक से, महापौर से, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारी से भी। जी, और सबसे विडंबना भी यह है सुबोध जी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम लाइव हैं, लाखों की जनता हमें देख रही है, हमने विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी से संपर्क करने की कोशिश भी की, उन्हें इस पूरी समस्या से अवगत भी कराया, सिर्फ उनका जवाब था हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया, यानी कि आखिर उन्होंने एक छोटा सा आश्वासन भी नहीं दिया वहां की जनता को कि चलिए ये समस्या मेरे संज्ञान में आ चुकी है, पहले से है, मैं अपने स्तर पर जो भी संभव होगा कर पाऊंगा। अब दुर्भाग्य ये है कि जब चुनाव आता है तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम जमीन पर रहेंगे, लगातार आपसे मेल मुलाकात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन देखिए जब हम इसी तरह के सवाल उठाते हैं जो कि सीधे तौर पर उनकी जनता से जुड़े हुए हैं, वहां से हो सकता है कि ये भी जाते आते होंगे, इनकी जनता, इनके वोटर्स भी आते जाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी भी एहतियाती नहीं बरतते हैं कि एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में, जो कि इतना संवेदनशील मुद्दा आज हम उठा रहे हैं आपके माध्यम से भी सुबोध जी, आके एक अपनी बात रख दे, आके कोई ऐसा आश्वासन ही दे दे कम से कम, और इनके माध्यम से एक बड़ा संदेश उस कंपनी को भी चले जाए जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में संलिप्त रहती है, इस तरह के निर्माण कार्यों में संलिप्त रहती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा सुबोध जी की कब तक इस पूरी समस्या का निदान हो पाता है। सुबोध जी, हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों से भी, लेकिन एक बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अब तो कांग्रेस विपक्ष में है, और जैसा कि आपने बताया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला थोड़ी ही देर पहले इस रास्ते से क्रॉस हुआ है, तो कैसे संभव हो सकता है कि मुद्दा उनके सामने है लेकिन इसके बाद भी विपक्ष की भी चुप्पी है? बड़ी बात है, ये राजनीति है,
और राजनीति किसी भी नेता से क्या ना करा दे, जब खुद की बारी आती है कहीं किसी समस्या के समाधान को लेकर और वहां ऐसा दिखता है कि वहां उनकी चलने वाली नहीं है, यहाँ या फिर उनसे एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी त्रुटि, बड़ी गलती हुई है, तो ऐसे में वे अपना चेहरा, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर, जिसको कहते हैं ना कि तपासी, एक बड़ा लोकल शब्द है, यानी कि किसी भी अखबारों में, टीवी चैनल में, ऐसे कार्यों में जहां पर बढ़िया ताली पीटने वाली बात हो, वो वहां पर खड़े होकर अपनी बातें कहते हैं, उन्मुक्त होकर, और साथ ही विरोधी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, तीखी बयानबाजी और टिप्पणियां भी की जाती है। लेकिन जब उसके बाद जन समस्या के निवारण की बात आती है तो वे टालमटोल की स्थिति में दिखते हैं, टालमटोल करते दिखते हैं। वे अपने पाले की भी गेंद को दूसरी विरोधी पार्टी या विपक्षी नेता के पाले में डाल दिखाई देते हैं। बेशक आज भूपेश बघेल जी पूर्व पीएम है, लेकिन अभी भी उनके पास संवैधानिक ताकत है जिससे वो पीएमओ तक संपर्क करके, बड़े उच्चाधिकारियों तक संपर्क करके इस पूरी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बावजूद इसके ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के किसी भी काम में कोई भी नेता आगे बढ़कर काम करता नहीं दिखता। सुबोध जी, एक कार्यक्रम के माध्यम से बात और निकल कर सामने आई है कि अभी जब आप तमाम जानकारी हमें दे रहे थे, हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारी अशोक श्रीवास जी से भी बात की, सबने पूरा विषय उन्हें बताया टीम ने। उनका जवाब ये था, ये तो विषय मेरे संज्ञान में है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के नहीं है, ये अंडरब्रिज उनके अधीन नहीं आता। अब क्या कहेंगे, क्या तमाम जो दस्तावेज हैं वो झूठे हैं? जी, जिम्मेदारी की, निविदा की, तो सारे अधिकारी हाथ खोलकर खड़े हो जाते हैं। सुबोध जी, माफ कीजिए, आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय कुम्हारी अध्यक्ष राजेश सोनकर जी जुड़ चुके हैं। सोनकर जी, पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो अंडरब्रिज की स्थिति है। क्या वजह आप मानते हैं कि अब तक लोगों की समस्या का निदान नहीं हो पाया है और इसी रास्ते से दिन रात उन्हें मौत का सफर करते हुए जूझना पड़ता है? हेलो जी, जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। जम्मू जन शांति मल्ला। जय जोहार। सबसे बड़े मुद्दा जो आप मन लाया हो मीडिया के माध्यम से, बहुत बड़े बात है कि आज शासन नाम के कोनो चीज नहीं है, प्रशासन नाम के कोई चीज नहीं है, कि पूरा भर्राशाही हो गया है ना जी। मतलब आज अधिकारी कर्मचारी के नाम नहीं, कोई अधिकारी पावरफुल है नहीं है जी। सिर्फ कठपुतली बोला है भारतीय जनता पार्टी, कठपुतली रूप में चलत पूरा अधिकारी कर्मचारी। आज कहाँ चलत है कर्मचारी अधिकारी, एक बारे में पता नहीं जी। आज हर स्तर में देख लो कि बहुत बुरा स्थिति, पूरा लाइन से टोल प्लाजा से स्थिति देख लो, पूरा यहाँ अंडरब्रिज, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। तो कौन ला बोले जाए, क्या करे जाए, ये स्थिति सब बहुत विकट स्थिति हो गई आज। जी राजेश जी, क्या अपने स्तर पर भी कोई बड़ी आप आंदोलन या कुछ ऐसा करेंगे स्थानीय जनता के लिए, क्योंकि आप तो नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष हैं, ताकि आपके माध्यम से ही सही जनता की परेशानी यहाँ पर सुलझ पाए? जिस जनता का जनता जिन स्तर में जाए, जनता के लिए जायल पड़ी, वो स्तर में जाके हम काम करबो कानून के दायरा में। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो राजेश जी जो कि अध्यक्ष कुम्हारी नगर पालिका परिषद के, इन्होंने ऑन एयर बात कही कि जनता के लिए जितना संभव होगा हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्हें इस पर जरूर आवाज उठाने चाहिए। सुबोध जी, माफ कीजिए, हमें आपको थोड़ा सा रोकना पड़ा क्योंकि अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी बात यह है कि अशोक श्रीवास जो कि ये कहते हैं कि ये पूरा मामला संज्ञान में निश्चित तौर पर है, लेकिन जो अंडरब्रिज का मामला बता रहे हैं ये हमारे विभाग के अधीन नहीं आता। देखिए, बड़ी बात है, जब अंडरब्रिज बनाने की बात आती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के ही अधिकारी इस पर कार्य करते हैं, निविदाएं निकाली जाती हैं। और अगर रेलवे अंडरब्रिज की बात आती है तो रेल के एक साइड का, अगर जो रेलवे पटरी, केवल पटरी और उसके नीचे के हिस्से को रेल में प्रशासन बनाता है, लेकिन उसके बाद और उसके पहले के जो निर्माण होते हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग ही करता है। पर ऐसे में किसी अधिकारी के द्वारा यह कह देना कि मुझे जानकारी तो है लेकिन ये मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता, आप समझिए कितनी घोर लापरवाही की बात कही जा रही है उन अधिकारी महोदय के द्वारा कि उन्हें जानकारी तो है। तो जानकारी है तो आखिर उन्होंने अपने संबंधित, अगर उनके विभाग का नहीं है तो दूसरे विभाग का है, तो उन तक आपने इसे संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकालने की या निकलवाने की बात क्यों नहीं पहुंचाई? क्योंकि है तो यही सरकार ना, सरकार में यही अधिकारी तो काम करते हैं ना। आज तबादले होके इस विभाग में चले जाते हैं तो कल तबादले होके उस विभाग में चले जाते हैं। जब जानकारी है तो कार्य क्यों नहीं, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, और यही सुलगता सवाल भी है कि भले आपके संज्ञान में बातें हैं, लेकिन आप चाहें तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब निविदाएं निकाली जाती है तब तो विभाग सामने आ जाता है, लेकिन जहां उसके बाद मेंटेनेंस की बात आती है, सवाल उठते हैं निर्माण प्रक्रिया पर, गुणवत्ता पर, तब कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी यहां पर नजर आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, जनता की आवाज आपने पहुंचाई है, और निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इसका समाधान निकल पाता है और कब तक जो जिम्मेदार है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं, जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इस अंडरब्रिज की सूरत बदलने में एक महती भूमिका निभाते हैं। बहरहाल आज सुलगते सवाल में हमने बात की इस अंडरब्रिज की। कल हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े विषय के साथ जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।